प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है बेटे आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 14 मेरे मास्टर साहब, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि बेटे लास्ट 3 वीडियो में हमने मास्टर साहब के बारे में पढ़ा कि वो लेखक का बहुत साथ देते हैं। लेखक के बारे में पढ़ा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर लग चुकने के बाद भी वे अपने बचपन की कुछ ऐसी यादों को जब याद करते हैं जिससे वो कांप जाते हैं। और वो यादें थी बेटे, जब वो स्कूल में थे तो बच्चों ने इनका नाम चूहा रखा और कई बार इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बच्चे इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे। उस वक्त एकमात्र मास्टर साहब ऐसे व्यक्तित्व थे इनकी लाइफ में जो इन्हें हमेशा मोटिवेट किया करते थे। अब जो हम आज पढ़ रहे बेटे, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जब लेखक हेडमास्टर के रूप में, मुख्याध्यापक के रूप में स्कूल में नियुक्त हो जाते हैं और उसी स्कूल में नियुक्त होते बेटे जहां वो पढ़ा करते थे। और बाकी तो सभी टीचर और बच्चे जा चुके हैं वहां से, लेकिन मास्टर साहब अभी भी उसी स्कूल में एज ए भूगोल टीचर तैनात हैं। तो आगे देखिए चैप्टर को। मेरे मास्टर साहब भी अब मुझसे डरते हुए से पेश आते हैं, क्योंकि काफ़ी रोब था लेखक का मुख्याध्यापक के रूप में स्कूल में। टीचर भी मतलब अब खड़े होकर क्लास पढ़ लेते थे, बच्चे कंप्लीट यूनिफॉर्म में आते थे, पूरा अनुशासन होता था स्कूल में। और इस वजह से जो मास्टर साहब हैं वो लेखक से थोड़े से डरा करते थे। लेकिन यह मुझे पसंद नहीं, लेकिन ये लेखक को पसंद नहीं था। आवश्यकता होने पर जब कभी वे चपरासी से पूछकर डरते डरते हुए दफ्तर में आते हैं, तब मैं खड़े होकर उनका स्वागत करता हूँ। और जब कभी इनको कोई काम होता मास्टर साहब को और वे चपरासी से पूछकर डरते डरते हुए से अंदर आते दफ्तर में, तब लेखक खड़े होकर इनका स्वागत करते। मैं सदैव उनको सम्मानपूर्वक पहले नमस्कार करने का प्रयत्न करता हूँ। लेखक हमेशा कोशिश करते कि आदर देते हुए ये पहले उनको नमस्कार कर दे, कि कहीं मास्टर साहब पहले नमस्कार ना कर दे। सदा उनसे हंसकर और सम्मानपूर्वक बात करता हूँ। सदा उनके साथ हंसते हुए और सम्मान देते हुए ये बात करते हैं। मेरी नियुक्ति से मास्टर साहब प्रसन्न भी हैं और कुछ खिन्न भी। जैसे ही लेखक मुख्याध्यापक के रूप में तैनात हुए स्कूल में, तो इससे लेखक को मुख्याध्यापक के रूप में पाकर मास्टर साहब खुश भी और कभी दुखी भी होते। वे खिन्न इसलिए हैं कि अपनी इस लंबी जिंदगी में उन्हें 25-30 हेडमास्टरों से पाला पड़ा है, क्योंकि वे एक ही स्कूल में तैनात रहे और जितने साल उन्होंने नौकरी की 25 से 30 हेडमास्टर वहाँ बदल बदल कराते रहे। वे सभी कभी न कभी उनकी आलसी तबीयत के कारण उन्हें फटकार अवश्य बता चुके हैं। वे जैसे हमने बेटे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उनमें एक अवगुण था कि वे आलसी थे। तो इस वजह से ना जो हेडमास्टर थे उनको जरूर डांटा करते थे। इस बुढ़ापे में मास्टर साहब का आलस्य और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि बूढ़े तो हो ही चुके थे तो आलस्य भी ज्यादा हो गया। परंतु अपने इस नए चेले हेडमास्टर के डर से उन्हें अपनी वह तबीयत छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न करना पड़ रहा है। क्योंकि इससे पहले हेडमास्टर तो काफी सारे आए, लेकिन मास्टर साहब सोच रहे थे कि ये तो बहुत रोब वाले हैं, इसलिए कोशिश कर रहे थे कि जो ये आलस्य वाला अवगुण है ना इनके अंदर, इसको ये जितना हो सके छोड़ दे। इस लंबे अरसे तक कभी कभी हेडमास्टर की फटकार सुनने को मेरे मास्टर साहब मौसमी बुखार में कुनैन पीने की तरह लाजमी समझते रहे हैं। इसे उन्हें कभी बुरा नहीं माना। तो बेटे जैसे लंबी समय से हैबिट होती है एक, उसके अगर हम छोड़ते हैं तो टाइम तो लगता ही है ना। तो मास्टर साहब भी ऐसा ही थे। मास्टर साहब कैसे सोचते इस बात को कि जैसे मौसमी बुखार होते हैं बेटे, बहुत सारे आदमी बीमार हो जाते हैं, उसमें कुनैन वगैरह की गोली लेते हैं ना, स्वाभाविक है ये, क्योंकि गोली लेंगे तभी तो हमारा बुखार उतरेगा ना। तो ऐसे ही जो मास्टर साहब थे वो समझते थे कि जब मेरा आलसी स्वभाव है तो मुझे डांट तो लगेगी, इसलिए वो कभी बुरा नहीं मानते थे। अब वह अपना स्वभाव बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर इतना प्रयत्न करने पर भी उनकी इस आदत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सका। प्रयास तो काफ़ी कर रहे हैं मास्टर साहब, लेकिन फिर भी उनकी आदत में कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। आदत पुरानी थी ना, वे प्राय अभी क्लास में देर से पहुंचते हैं। पहले भी यही हैबिट थी बेटे इनकी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि जब बेल ऑफ हो जाती थी उसके बाद भी लंबे टाइम तक पढ़ाते रहते थे। उनकी कक्षा में लड़के शोर मचाते रहते हैं। देखो यहाँ वो लंबे समय तक पढ़ाते रहे, तो जिस क्लास में उनका लेक्चर होता था वहाँ तो बच्चे फ्री होते थे ना, तो वे शोर मचाते रहते थे। मुझे यह सब बुरा प्रतीत होता है।
तथापि मैं कभी मास्टर साहब से इस बात की शिकायत नहीं करता। लेखक देखते तो थे ही, हेडमास्टर के रूप में सारी निगरानी तो रखते ही थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मास्टर साहब को कभी भी इस तरह की शिकायत नहीं की। वे जब किसी जमात को पढ़ाते होते हैं तब मैं उस जमात में जाता ही नहीं, क्योंकि इससे मेरे मास्टर साहब को खड़ा होना पड़ेगा। मान लीजिए लेक्चर हो गया, वो पढ़ाते रहते हैं, हेडमास्टर के रूप में जाते तो सकते ही थे उनको ये बताने के लिए कि आपका दूसरी क्लास में लेक्चर, आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये जाते नहीं थे, क्योंकि अगर ये जाते तो मास्टर साहब खड़े हो जाते रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो हेडमास्टर थे ना बेटे, इसलिए। गर्मी का मौसम अपने पूरे यौवन पर था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी प्रातः के 8 बजे थे। नौकर बाहर बैठकर पंखा खींच रहा था, फिर भी अपने कमरे के भीतर मुझे असह्य गर्मी सता रही थी। काफ़ी गर्मी थी। तो पहले बेटे ऐसे बिजली वाले फ़ैन नहीं होते थे, वो ऐसे होते थे जिनको खींचा जाता था, फिर वो थोड़ा सा जो पता नहीं अलग सी टाइप का होता था, उसको खींचते तो हवा लगती थी, एक ही आदमी को लग पाती थी। तो नौकर तो हेडमास्टर साहब को हवा कर रहा था। उन दिनों बिजली के पंखों का आम रिवाज नहीं था। तब प्राय जिले के दफ्तरों में पंखे रस्सी से खींचकर चलाए जाते थे। पंखे वैसे नहीं होते बेटे बिजली वाले, अलग तरह के होते थे वो, क्योंकि उनसे ना उनको रस्सी बांध दी जाती, उनको उस रस्सी को जब खींचते तो हवा लगती थी। गर्मी इतनी थी कि कोई काम करने की इच्छा नहीं थी। होता है ना कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें पढ़ने का, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। मेरे दफ्तर के सामने स्कूल के सहन में एक पेड़ की छाया में किसी क्लास की पढ़ाई हो रही थी। पहले बेटे गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा ही होता था, जो क्लासें थी ना पेड़ के नीचे छाया में लगा दी, नीचे बैठ जाते थे बच्चे। अब नहीं, अब काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। तो स्कूल के सहन में, यानी कि जो ग्राउंड है, बरामदे के सामने जो स्पेस होता है, वहाँ एक पेड़ था, उसकी छाया में कोई क्लास लग रही थी। वहाँ लड़के शोर मचा रहे थे। इस शोर ने मुझे और अधिक खीन कर दिया। कुछ तो गर्मी ज़्यादा थी, कुछ लेखकों को बच्चों का शोर सुनाई दिया, तो इससे भी काफ़ी गुस्सा आया इनको। धीरे धीरे लड़कों का यह शोर मेरे लिए असह्य हो गया। बहुत ज़्यादा शोर करने लगे बच्चे, और ये लेखक के लिए असहनीय हो गया। मैं क्रोध में भरकर दफ्तर से बाहर निकल आया। काफ़ी गुस्सा आया लेखक को, और ये गुस्से से कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे एकाएक स्तब्ध कर दिया। बाहर आकर लेखक ने जो दृश्य देखा उसको वह दृश्य उनको अचानक हैरान कर देता। स्तब्ध होता है बेटे हैरान करना। मैंने देखा कि मेरे मास्टर साहब एक कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँग रहे हैं, और उनके सामने घास पर बैठे हुए चौथी जमात के छोटे छोटे बच्चे मनमाना व्यवहार कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। जब हेडमास्टर के रूप में तैनात लेखक अपने रूम से बाहर आता है तो ये देखते हैं कि मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहे हैं, और उनके सामने जो नीचे बैठे 4th क्लास के जो बच्चे हैं वो मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो शोर मचा रहे हैं। कुछ लड़के आपस में हाथापाई भी कर रहे थे, एक दूसरे को मार भी रहे थे। मेरे स्कूल की सहन में, और वह भी मेरे दफ्तर के ठीक सामने, ऐसा इतना असभ्य अपराध। तो लेखक का तो रोब था ही बेटे वहाँ। तो लेखक सोचता कि मेरे ही स्कूल के बरामदे सहन में, और वो भी मेरे ही दफ्तर के ठीक सामने इतना असभ्य अपराध हो रहा है, जैसे ये स्कूल बिल्कुल लावारिस है, जैसे इसका कोई वारिस ही नहीं है। मैं क्रोध में भरा हुआ शीघ्रता से मास्टर साहब के पास पहुंचा। काफ़ी गुस्सा तो था ही बेटे लेखक को, तो ये गुस्से में मास्टर साहब के पास पहुंचे। सब लड़के घबराकर एकाएक उठ खड़े हुए। जैसे इन्होंने हेडमास्टर साहब को देखा तो सब बच्चे घबराकर खड़े हो जाते हैं, परंतु मास्टर साहब अभी तक सो रहे थे। लेकिन मास्टर साहब को नींद आई हुई थी। 2 क्षण तक उनकी ओर देखते रहकर क्रोध भरे स्वर में मैंने पुकारा, मास्टर साहब। गुस्से से इन्होंने आवाज़ दी इनको और कहा, मास्टर साहब। बूढ़े मास्टर पर मानो किसी ने तमचे से फायर कर दिया हो। जब इन्होंने मास्टर साहब का तो जो बूढ़े मास्टर साहब थे ना, उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनको बंदूक से गोली मार दी हो। वे हड़बड़ाकर एकदम कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। अचानक से उसकी आंखें खुली और देखा मैं तो स्कूल में हूँ और सामने हेडमास्टर साहब हैं। तो वे एकदम से कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा अत्यधिक लज्जावनत हो गया। लज्जावनत, लज्जा से सिर झुकना बेटे, उनका मतलब सिर झुक गया और वो काफ़ी इनको शर्म महसूस हो रही थी। अपनी आंखें नीचे कर वे जमीन की तरफ देखने लगे। इन्होंने अपनी गर्दन नीचे की और वे जमीन की तरफ देखने लगे। इसके बाद मैं उनसे कुछ नहीं कह सका। मेरा गुस्सा उतर गया। मुझे स्वयं प्रतीत होने लगा कि मैंने काम अच्छा नहीं किया। इसके बाद लेखक ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा था इनको कि मास्टर साहब। गुस्सा कम हो गया और उस वक्त भी लेखक को ऐसा महसूस हो रहा कि शायद मैंने सही नहीं किया, शायद मैंने अच्छा काम नहीं किया। तो बेटे बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा, रुचिकर और
संदेश देने वाला पाठ है। तो संदेश में पाठ में संदेश के हैं वो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे।